रिजल्ट आउट हो चुका है सीएपीएफ का। जितने भी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ उन सबको शुभकामनाएं। वो आगे फिजिकल की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें। समय उनके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। आज के इस सेशन में जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट का जिनका किसी भी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज हम जो डील करने वाले हैं उन स्टूडेंटों के लिए कि क्या उनको अगले साल के लिए अप्रोच रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ इस समय वो स्टूडेंट काफ़ी दुख में होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि जब भी ऐसी परिस्थिति, जब भी आपको डीमोटिवेट सब फील हो, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक वक्त है जो गुजर जाएगा। आगे की तैयारी को हम और बेहतरीन करेंगे और अच्छा करेंगे। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल नहीं हो पाए, जो डिमोटिवेटेड है, उनके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। ये पंक्तियां आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा कर रख लेनी चाहिए कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं फिर तैयारी करूंगा और फिर अच्छे से तैयारी करके दूंगा और अगली साल में सिलेक्शन लूंगा। ये समय आपके लिए ज़्यादा ये सोचने का नहीं है कि क्यों नहीं हुआ। उसकी तुलना में ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी क्या कमियां रही, उन कमियों को आप आइडेंटिफाई कीजिए और शुरू से, अभी आपके पास 300 दिन से ऊपर का समय है और तैयारी में आप जुट जाइए। किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ में आपको समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस समय अपने जितनी भी कमियां थी उन पर मंथन करने की ज़रूरत है और तैयारी को शुरू करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल सीएपीएफ विद कुमार में। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, उसमें हम सीएपीएफ के लिए 2025 का जो कंप्लीट प्लान है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या सोर्सेस हैं। उसका वीडियो तो मैं ऑलरेडी आपके सामने डाल चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उन सोर्सेस को कितने टाइम के अंदर कैसे आपको पूरा करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं उसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें पूरा कंप्लीट प्लान होगा। कंप्लीट प्लान बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स 2025 के लिए जो होने वाली हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली डेट होने वाली है 3 मार्च की। इस 3 मार्च के दिन अगले ईयर के सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे आप इन डेट्स को मार्क करके लिख लीजिए कि 3 मार्च को वो डेट है जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। 25 मार्च उसकी वो लास्ट डेट होगी जिसमें हम फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 मार्च होने वाली। उसके बाद 3 अगस्त को अगले साल का 2025 का हमारा एग्जाम होने वाला है। तो ये 3 डेट्स आप मार्क करके रख लीजिए, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे लगा लीजिए आप कि भाई ये 3 डेट्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है। 3 अगस्त को आपका पेपर है। तो यूपीएससी की जो सबसे अच्छी बात है कि वो आपको सिलेबस बता देगा, टाइम बता देगा, कहाँ पे एग्जाम होगा, ये सब आपको जानकारी पहले से ही 1 साल पहले ही दे देगा वो। अब बस आप में ताकत है, तैयारी कीजिए, आइए और सिलेक्शन लीजिए और पोस्ट लेके आप चले जाइए। ठीक। तो ये तारीखों के बाद अगले चरण में हम ये जानेंगे कि हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। जैसे मैं 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर के वेटेज वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 2024 में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। सबसे पहले साइंस को देखते हैं। साइंस का हर बार हर साल कुछ भी बोलो, साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का ही होता है। इस ईयर भी साइंस के तकरीबन 24 क्वेश्चन आए, जबकि इकोनॉमिक्स का 17 क्वेश्चन आए। वहीं तीसरे नंबर पर हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए, जिसमें 3 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से थे, 12 क्वेश्चन एंशियंट और मिडिवल इंडिया से थे। उसके बाद पॉलिटी के तकरीबन 10 क्वेश्चन, साथ ही ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के तकरीबन 17 क्वेश्चन आए। वहीं मैथ्स के स्टेट फॉरवर्ड लाइन से 20 क्वेश्चन आए। वहीं करंट अफेयर के तकरीबन 18 क्वेश्चन आए। ये कुछ वेटेज हुआ, सब्जेक्ट वाइज वेटेज ये मैंने 2024 का मैंने आपको दिया हुआ है। आप इसके अकॉर्डिंग आप उन सब्जेक्टों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनको हमें पहले तैयार करना चाहिए। अब प्रायोरिटाइज करने के दौरान आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनका डायरेक्ट सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने वो उसका वीडियो भी ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल रखा है, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। क्विकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ये साइंस का सेक्शन है, सीधे 9th-10th की एनसीईआरटी से मैक्स क्वेश्चन आते हैं। 9th-10th की एनसीईआरटी से, तो ये प्रायोरिटाइज सेक्टर हमारा होना चाहिए। दूसरा, ज्योग्राफी की बात की जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी से आते हैं, तो इसके लिए भी हमें एनसीईआरटी को फोकस करना चाहिए।
ऐसे सेक्शन जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आते हैं उन्हें हमें पहले प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, उसके बाद बाकी चीजों को हम करेंगे। साथ ही इकोनॉमिक्स में क्लास 12 की एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में थीम्स की जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो, पॉलिटी के लिए हमें सोल बुक लक्ष्मीकांत को फॉलो करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिस के लिए आप विजन आईएएस के जितने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो। चलिए अब हम एक एक सब्जेक्ट को देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट को कितना हमें टाइम डिवोट करना चाहिए और कौन से सोर्सेस हैं वो तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हम साइंस से शुरू करने वाले। साइंस में क्लास 6 की एनसीईआरटी को 3 डेज का टाइम देना चाहिए आपको। अब कोई स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा कि सर क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो मैं आपको 100% बोलूंगा कि आपको क्लास 6, 7 और 8 तीनों की एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो आप सीधे क्या कर सकते हो, 9th और 10th की एनसीईआरटी पे जंप कर सकते हो। अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 6th और 7th 8th की एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें। ठीक। अब बात होती है कि सर आप ये 6 की एनसीईआरटी क्या हम 3 दिन में पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि वो क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंटों को ध्यान में रख के रखी गई है। जो भी लिखा गया है उसमें तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। उसमें जो पीछे समरी वाले वर्ड है, अगर आपको लग रहा है बल्कि हो रहा है तो वो समरी वाले सेक्शन को तो कम से कम आप पढ़ ही सकते हो, जो कीवर्ड है उनको तो आप पढ़ ही सकते हो। और मेरी एडवाइस है कि जो नॉन साइंस के बैकग्राउंड है उनको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। ठीक। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी को 3 डेज डिवोट कर सकते हो। उसके बाद क्लास 7 की बात करें तो उसको 4 डेज डिवोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें क्लास 8 को तो उसमें 6 डेज के आसपास आप डिवोट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस के लिए सीएपीएफ में बाइबल है, आपको करना ही करना है, लाइन टू लाइन करना है। तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को करने का तरीका क्या रहने वाला है, क्लास 9th की एनसीईआरटी में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पर डे का एक चैप्टर का टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे सिर्फ पर डे एक चैप्टर पढ़ना है। ये आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। जो जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है ना वो स्टूडेंट भी बड़े आराम से इस चीज को कर सकता है कि भाई मैं वन डे के पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, थॉरली कंप्लीट करूंगा। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं पर डे सिर्फ एक चैप्टर करूंगा। चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद क्या करोगे कि नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको लग रहा है कि आप दूसरा भी कर सकते हो तो आप कर लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल बेसिक स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको 2025 में क्रैक करना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, पर डे एक चैप्टर का टारगेट रखिए, आप इजीली उसको अचीव कर पाएंगे। टारगेट ऐसे रखिए टाइम बाउंड मैनर में, पर डे मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देखो केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आप सीधे सीधे वहां से तैयार कर लोगे, बायो को भी पढ़ के तैयार कर लो। बात आती है फिजिक्स की। अब जहां पे भी बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो फिजिक्स के आपको समझ में नहीं आते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको उस टाइप की चीज समझ में नहीं आए तो आप सिंपली क्या कीजिए कि फिजिक्स वाला की जो क्लासेस पढ़ी हुई है फाउंडेशन वाली, फिजिक्स वाला की फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन वाली जो फिजिक्स की क्लासेस पढ़ी हैं, आप उनकी हेल्प लेके चीजों को समझ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट उसके बाद नहीं रहेगा। तो आप क्या कीजिए, फिजिक्स वाला वाले की क्लासेस की हेल्प ले लीजिएगा फिजिक्स में जहां पे भी जरूरत पड़े। केमिस्ट्री और बायो में कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ आपको क्या करना है कि इसके साथ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। आप पीवाईक्यू की जो लास्ट 6 ईयर के पीवाईक्यूज हैं वो अपने चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के साथ साथ लास्ट और जितनी भी लास्ट 5 ईयर के और मान लो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका काम हुआ। अब ये हुआ हमारे साइंस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के लिए हम क्या करेंगे। साइंस और ज्योग्राफी ऐसे सोर्स हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे साथ एनसीईआरटी से है। इनके क्वेश्चन मैक्स एनसीईआरटी से ही लाइन टू लाइन उठ के आते हैं। इनका 80% क्वेश्चन का जो रेशियो है वो सीधे एनसीईआरटी से उठ के आ रहा है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है इसलिए मैंने इनको पहले रखा। तो इस केस में क्या करना है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी बेसिक 3 डेज के टाइम में आप पढ़िए। क्लास 7 की एनसीईआरटी को 4 डेज का टाइम डिवोट कीजिए। क्लास 8 की एनसीईआरटी को 5 डेज का, क्लास 9th में 6 डेज का टाइम डिवोट कीजिए और क्लास 10th में 7 डेज का। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 11th की एनसीईआरटी, इसको आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना, उसके लिए आप तकरीबन 15 डेज का टाइम डिवोट कीजिए। अब ये हुई एनसीईआरटी बेस्ड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था उसका। इसके बाद इसी में हमें मैपिंग भी करनी है। तो मैपिंग के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि पर डे आप जो भी चीज जो भी न्यूज में रह रही है उसके अकॉर्डिंग मैप की क्लास को भी ले सकते हो। कुछ ही समय बाद मैं अपने चैनल पे भी एक मैपिंग की सीरीज लेके आऊंगा जिसका नाम वर्ल्ड टूर होगा, जिसमें हम कंप्लीट मैपिंग करेंगे पूरे वर्ल्ड की। उसको उसको भी आप बाद में फॉलो कर सकते हैं। ठीक। अब ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनली 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस साल एक क्वेश्चनों में स्पाइक देखा गया है और वो 17 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सब्जेक्ट की खास बात ये इजी टू स्कोर है।
इजी टू स्कोर है। तो इसमें ऐसा कुछ अलग से आ नहीं रहा है कि जिसको हमें बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ने की जरूरत। जनरल बेसिक टर्म्स पूछता है, वो सीआरआर पूछेगा, एसएलआर पूछेगा, मनी मल्टीप्लायर, ये सब चीजों को पूछता है। तो इन सब चीजों के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो भी कंसेप्ट बनते हैं उन सबको एक बार ढंग से हमने पढ़ लिया, उसके बाद कोई चीजें हमारे लिए नहीं छोड़ती है। इसमें एनसीईआरटी का रोल तो है, जिसमें क्लास 12th की जो भी एनसीईआरटी है उनको हम देख सकते हैं, क्लास 12 की एनसीईआरटी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी के साथ साथ अब हमें क्या करना है कि भाई क्लास 12 की एनसीईआरटी कर ली, उसके साथ जो हमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है कि जितनी भी क्लासेस पढ़ी हुई किसी भी चैनल के, आपको जो भी चैनल आपको पसंद है उसको कर लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पे जो क्लासेस आएंगी आप उसको कर लीजिएगा, मोर देन सफिशियंट होगी। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और साथ में इकोनॉमिक्स के जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए जैसे स्कीम्स वगैरह आती हैं, तो वो जो करंट अफेयर हमारे चैनल पे जो वीकली सीरीज अब हम चलाने वाले हैं, जिसमें हम वीकली कंपाइलेशन दिया करेंगे पेपर 1 के लिए, तो उस कंपाइलेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये आप कर सकते हो, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 12 की मैंने बताया आपको, कोई भी कोचिंग के लेक्चर जो भी आपको पसंद आते हो, हमारे के लेने हो तो आप हमारे को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। और इसको टोटल टाइम तकरीबन हमें 30 डेज के आसपास का डिवोट करना चाहिए। इसके बाद आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 3 सेक्शन है मेनली, मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया और एंशियंट इंडिया। अब रिसेंटली ऐसा ट्रेंड देखा गया कि मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो कम होते जा रहे हैं, उसकी तुलना में जो एंशियंट और मिडिवल का सेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो एंशियंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बाउंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, वो जनरली बन नहीं रहे डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे कि हमारा मकसद सिंपल होगा कि जो थीम्स की एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी, थीम्स की एनसीईआरटी में टोटल 10 टीम्स दी हुई है। कितनी टीम्स, 10 थीम्स। 10 थीम्स को, हर एक थीम को एक दिन का टाइम देके डिवोट करके हमें क्या करना है। जो थीम्स की ये एनसीईआरटी है ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है, तो हमें क्या करना है, पर डे 1 थीम इज इक्वल टू कंप्लीट, 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट। उसके बाद 10 दिन का टाइम हम स्पेक्ट्रम को देंगे, किसको देंगे, स्पेक्ट्रम को, मॉडर्न इंडिया को। दो मॉडर्न इंडिया का वेटेज कम है, लेकिन यूपीएससी का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, आप ये ध्यान रखिए, उसका नाम है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। वो कब क्या करेगा किसी को नहीं पता, ठीक। तो इसलिए हमें क्या करना है कि मॉडर्न इंडिया को भी थॉरली तैयार करने की कोशिश करना। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ बैरियर्स लगा दे कि नहीं नहीं पूरी थॉरली स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको कंप्लीट कीजिए आप। और उसको इंपॉर्टेंट सेक्शन पता कैसे करेंगे, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू रामबाण इलाज है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस चीज का आइडिया आपको किससे मिलेगा, पीवाईक्यू को। हमारे चैनल पे पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको उसको फॉलो नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आप जिसे दूसरे चैनल को आप फॉलो कर रहे हो उससे कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं, बस आप कीजिए फॉलो। मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको जो सही काम करना चाहिए वो बता रहा हूं मैं, आप कहां से करते हो ये कोई मायने नहीं रखता, बस आप कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी ज्यादा है। हिस्ट्री के लिए हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पॉलिटी के लिए क्या करें। पॉलिटी के लिए जो सोल सोल्यूशन है, मैं आपको सिंपल 2 लाइन में फिर से बता रहा हूं, एक ही सोल्यूशन है उसके लिए, वो है एम लक्ष्मीकांत की किताब। एम लक्ष्मीकांत की किताब इसके लिए बाइबल साबित होगी, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। उसके अलावा आप कर सकते हैं क्या, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो आपको हर सब्जेक्ट के करने ही करने, मेरा मानना है मिनिमम 5 to 6 ईयर के कीजिए। आप हो सकता है 10 साल के करना है तो आप 10 साल के कर लीजिए, आप पे क्षम कैपेसिटी है 15 साल के करना है 15 साल। पीवाईक्यू आपको नुकसान नहीं देंगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि पीवाईक्यू करना ही चाहिए आपको। पीवाईक्यू से हमें पता चल जाता है कि वो किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अगले नेक्स्ट ईयर क्या करता है, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चनों को घुमा के पूछ देता है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत कितने दिन में करना है, हमें तकरीबन 30 डेज का टारगेट रखिए। ये डेज का टारगेट मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, जब भी हम किसी चीज के लिए टाइम बाउंड कर देते हैं कि हमें 30 डेज में करना होता है, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, जिससे हम क्या टाइम बाउंड मैनर में सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। और कब कहाँ कितना रिवीजन करना है इस चीज के लिए भी हम टाइम डिवोट कर पाएंगे, हम अपना शेड्यूल बना पाएंगे। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज क्या बोल रहा हूँ कि इतने दिन में कंप्लीट कीजिए, क्यों कीजिए, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको दिमाग में रहेगा कि मेरे पास 30 डेज का टाइम है और मुझे पॉलिटी कंप्लीट करना है, उसके अंदर ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सारे चीजों को 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप ये करेंगे तो विश्वास मानिए आपकी कोई भी चीज नहीं छूटेगी, ठीक। और उसके साथ साथ पॉलिटी में आप प्रैक्टिस के लिए विजन आईएएस के टेस्ट पेपर्स को यूज कर सकते हैं। अब देखो सब कुछ पढ़ लिया आपने, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए विजन आईएएस के क्वेश्चन बेस्ट है, पॉलिटी में तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आता है मैथ एंड रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के अब तक 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे थे, इस ईयर 20 क्वेश्चन आए, तो मैं बोल सकता हूँ कि हर साल 16 to 20 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग सबसे सिंपल और स्कोरिंग एरिया आपके लिए साबित हो सकता है। बस आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से पूरे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो कि परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है बार बार,
तो हम परसेंटेज को रख लिया हमने कि भाई परसेंटेज रख लिया कि भाई मिक्सचर से क्वेश्चन आ रहा है, एज से क्वेश्चन आ रहा है, तो जो टॉपिक्स उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करेंगे। पूरी की पूरी किताब आर एस अग्रवाल की आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड टॉपिक ओनली। और टाइम कितना आपके लिए, इसके लिए बड़े आराम से 30 डेज। कई लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते तो उनके लिए दिक्कत होती, तो इसलिए सिलेक्टेड टॉपिक, सिलेक्टेड कंटेंट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने का मौका मिलेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट अफेयर। स्टूडेंटों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट करें। एक तो करंट अफेयर का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके सोर्स डिफाइंड नहीं होते। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिंपल इलाज। अब हमारे चैनल पे हर वीक में एक वीक के करंट अफेयर का कंपाइलेशन आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हर वीक में सिर्फ उसी वीकली कंपाइलेशन वीडियो को देख लेना है। उस वीकली कंपाइलेशन के वीडियो को देखो, आपके लिए कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाएगा तो जितने भी कम, उसके अलावा और भी जो कंटेंट होगा, जैसे इंडिया ईयर बुक हुआ, इंडिया ईयर बुक से सीधे के सीधे जो भी स्कीम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंडिया ईयर बुक से उठा के पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंडिया ईयर बुक के जितने भी कंपाइलेशन है उसको भी करके दूंगा। आप बेफिक्र रहिए। न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़िए, मैं तो हमेशा रिकमेंडेड करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ के आप खुद नोट्स बनाइए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। लेकिन डेली बेसिस पे वही पढ़ के वही नोट्स बनाना टफ होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल सोर्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, एक सोर्स से काम नहीं होता है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के लिए वो फिजिबल नहीं है और वैल्यू फॉर टाइम भी नहीं। इसलिए सिंपल सोल्यूशन, वीकली बेसिस पे हम डालेंगे वीडियो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको हमें फॉलो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा चैनल चला रहा है, वीकली मंथली जैसा भी आपको लगे उसको फॉलो कीजिए। पर मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप वीकली बेसिस पे करेंगे तो आपके ऊपर क्या है कि प्रेशर इकट्ठा नहीं होगा एग्जाम के लास्ट में कि अब भाई करंट अफेयर करना है, करंट अफेयर करना है, इतना करंट अफेयर बकाया हमारा। तो ठीक है, तो आपके लिए करंट अफेयर मस्ट है। या तो न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, नहीं तो वीकली हमारे चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, या अदर्स किसी भी चैनल पे। करंट अफेयर के लिए सिंपल एक ही सोल्यूशन है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए क्या करें। तो देखो, इन्वायरमेंट के हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहे, और जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक होता है, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक पूछ लिया उसने, किसी पॉल्यूशन से पूछ लिया उसने। नहीं तो वो पूछता है UNFCCC से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन वाले से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कभी पेरिस से पूछेगा, कभी पंचामृत से पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चनों को बार बार पूछता है कि भाई क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली काम कीजिए कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं न्यूज़ में, उन न्यूज़ को हमें क्या करना है, कंप्लीट करके रखना है। और वीकली कंपाइलेशन में ये भी चीज़ हमारी होती रहेगी, इसकी भी आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या चीज़ बचती है कि ये न्यूज़ हो गई। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कहाँ से पढ़ोगे, तो बेसिकली मैं आपको शंकर IAS का सोर्स बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट की आपके पास 2 बुक होनी नहीं चाहिए, एक बुक से अलावा कभी भी दूसरी बुक आपको रखनी ही नहीं है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए कि किसी भी चीज़ के लिए बेसिक सोर्स क्या बता रहा हूँ मैं आपको, शंकर IAS। शंकर IAS मैंने आपको बता दिया, शंकर IAS के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने शंकर IAS को ध्यान रख लिया, उसके अलावा कोई भी चीज़ को ऐड करने की जरूरत नहीं। शंकर IAS आप बेसिक चीज़ पढ़िए, और शंकर IAS से भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, सिलेक्टेड टॉपिक। और सिलेक्टेड टॉपिक का पता कैसे चलेगा आपको, PYQ से पता चलेगा। हम PYQ को देखेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, हमारे चैनल पे PYQ आ जाएंगे आपके। अभी 2 सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स और साइंस के ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी ज्योग्राफी के आएंगे, फिर हिस्ट्री के आएंगे। उस टाइप से हर सब्जेक्ट के PYQ आपको डाल दिए जाएंगे। और इसके लिए टोटल टाइम अवेलेबल कितना है, तकरीबन 15 डेज का टाइम अवेलेबल है आपके लिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट हमने ये जितने भी टाइम, जितने भी सब्जेक्ट है उन सबको कवर करने के लिए टोटल टाइम कितने लिया, तकरीबन 205 दिनों का हमारे पास शेड्यूल। अब इसको कैसे फॉलो करना है आपको मैं बताता हूं। आपको करना है मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ाई करनी है। कितने घंटे करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं आपको जो शेड्यूल बताना चाहूंगा उसमें मैं सिंपल बोलना चाहूंगा कि 8 घंटे की स्लीपिंग रखिए आप, 8 घंटे की स्लीप रखिए, 8 घंटे की आप स्टडी रखिए, 8 घंटे की स्टडी रखिए। और 8 घंटे का आप क्या कीजिए, जो भी आपको अदर कैरिकुलम करना है वो सब के सब इसी में रखिए, कैरिकुलम जितना भी है। और 8 घंटे की जो आपको स्टडी करनी है, सिंपल फंडा रखिए कि भाई मैं तकरीबन 1.5 आवर्स की एक सिटिंग लगाऊंगा, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर 1.5 आवर्स की सिटिंग लगाऊंगा, फिर ब्रेक लूंगा। इससे क्या है, आपको फैटिक फैक्टर नहीं होगा। और मैं आपको एक स्पेशल राय देना चाहूंगा, कोशिश कीजिए इस दौरान कि मोबाइल पे रील्स वील्स इन सब चीज़ों से दूर रहिए।
इनमें कब हम 5 मिनट के लिए जाते हैं, कब हमारे 1 घंटा खत्म हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो मैं आपको स्पेशल राय देना चाहूँगा, इन चीज़ों से जितना दूर रह सको उतना रहो। प्रोसेस के दौरान एग्जामिनेशन में एक बार सिलेक्शन हो जाए, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ, तो उसके बाद आप जितना चाहो उतना मनोरंजन कीजिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक आप तैयारी के प्रोसेस में, आप कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को छोड़ने की। ठीक। तो सिंपल 8-8 घंटे का प्लान बनाइए। 8-8-8 8 घंटे की आप स्टडी पे फोकस कीजिए, 8 घंटे स्लीप के लीजिए। मैं बोलूँगा इस एग्जामिनेशन की प्रोसेस काफ़ी लंबी है, और हम भी एक इंसान है, तो इंसान होने के नाते हमारी एक इंडिविजुअल पहचान है, हमारी कुछ अच्छी। आप तैयारी तब तक अच्छे नहीं कर पाओगे जब तक आप अंदर से फील नहीं कर रहे हो, कि आप अंदर से जब तक अच्छा फील नहीं करोगे तब तक आप अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो सिंपली मैं बोलो 8 घंटे की स्लीप आप लीजिए, 8 घंटे की स्टडी कीजिए, और 8 घंटे अदर जो भी काम करना है आपको वो कीजिए। सिंपल 1.5-1.5 घंटे के स्लॉट में आप तैयारी कीजिए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके अलावा ज़्यादा लंबे ब्रेक आपको लेने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो जो टाइमिंग है सिटिंग की वो और बढ़ा सकते हो, वो आप पे चॉइस है, वो आप पे डिपेंड है कैसे करना है, लेकिन 8 घंटे आप मिनिमम काम कीजिए। और मंडे टू सैटरडे काम कीजिए, और संडे का प्रॉपर ब्रेक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि संडे को ब्रेक रखिए। संडे को आपको जो मन में है वो कीजिए, रिवीजन करना है रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाने जो कोई भी काम करना है वो आप काम कीजिए। और सिंपल सी बात है कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आपने एक चैप्टर साइंस का पढ़ा तो आपको उसके नोट्स बनाने, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं, उसके नोट्स बनाने थॉरली। आपको एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है कि आप उसके नोट्स भी बनाओगे सेम टू सेम टाइम, कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी, जो भी चीज़ें थी, उनको क्या किया आपने, नोट्स बना लिए। नोट्स बना के रखते चलिए, और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते चलिए। अब देखो, तकरीबन हमारे पास 300 दिन का टाइम बकाया था, 205 दिन का ये शेड्यूल है, 15 दिन के आसपास मैंने माना आपने छुट्टी भी कर ली, तब भी हमको 300 में से 80 डेज का टाइम बच जाएगा रिवीजन करने के लिए और टेस्ट पेपर्स लगाने के लिए। लास्ट के टाइम पे मैं जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उसको एक ही सलाह देता हूँ कि आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप रिवीजन करो थॉरली, और बार बार जितने हो सके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए, इसके अलावा कोई काम मत कीजिए। तो ये मेरी उनको हमेशा सलाह होती है। तो ये मेरी पेपर 1 के लिए आपके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, कैसे अपने 300 दिन को प्लान कर सकते हो, हर सब्जेक्ट को कितने दिन का टाइम दो, हर चैप्टर को कितने दिन का टाइम दो, एक दिन में एक चैप्टर करो, नोट्स बनाओ, कंप्लीट करो। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर नोट्स बनाओ उसको, लास्ट में आपके पास 80 डेज का टाइम भी बचा हुआ है, आप रिवीजन भी करोगे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने ये पेपर 1 के लिए तो बता दिया, पेपर 2 के लिए क्या करें? तो मैं पेपर 2 के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, इसी का पार्ट 2 होने वाला है। उस पार्ट 2 में पेपर 2 को कैसे अकोमोडेट करेंगे, इसी में उस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई कोई मैं इंफॉर्मेटिव जानकारी दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको हेल्प हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।